हेलो फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिसमें इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है उसका हम करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने उपभोक्ता अधिकार का आपको पूरा करवा दिया है। तो उसमें से आपने देखा था बहुत मार्क्स का आ रहा था, सात सात का आ रहा था। तो उसमें से हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब बचा है आपका, देखिए ये मैंने पहले ही कहा था कि ऊपर के जो है तो ये एक एक नंबर के तो इन्हें छोड़ देना, क्योंकि वैसे ही आप रहने देना उन्हें। और जो तीन तीन नंबर के आ रहे हैं तो इन्हें कर लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, टिक कर दूंगी तो वो आप कर लीजिएगा। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं उस पर, और शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दी है उस पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी का मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो ये चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें आएगा आपका 3 मार्क्स का होगा, एक 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन और एक 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव या खालिस्तान, कुछ भी दे सकते हैं। तो यानी एक क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, तो बस उसके पर्पज से करना है आपको। तो ये तो आप वैसे ही देख लेना, बाद में जो भी देखना है मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो ये आप आपके पास सीरीज होगी उसमें से देख लीजिए, कोई भी सीरीज हो, सब अच्छी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। तो जैसे लिखा है ना, 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। तो 1991 से पहले की नीति का मतलब यह है कि पहले आयात बहुत होता था। तो हमने क्या किया, उसके बाद उस पर आयात करना, मतलब आयात पर नियंत्रण करना शुरू किया, उस पर कंट्रोल करना शुरू किया। आयात का और निर्यात क्या होता है, देखिए आयात और निर्यात का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने देश में बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, तो वो होता है आयात, यानी हमने आयात किया है। और अगर हम अपने देश में जो चीज़ें बन रही हैं तो उन्हें अगर हम बाहर के देशों में ले लाकर बेचते हैं, बाहर के देशों में ले जाकर बेचते हैं, तो उन्हें कहते हैं निर्यात, यानी हमने अपने देश से चीज़ों को निर्यात किया। तो आप वैसे आप कहें कि निर्यात आयात इनमें से अच्छा कौन होता है देश के लिए, तो जैसे इसमें होता है अपने देश के लिए कहेंगे तो निर्यात करना अपने देश के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब अपने देश की जो चीज़ें होंगी वो बाहर जाकर देशों में बेचेंगी तो इससे अपने देश को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए आयात बुरा होता है और निर्यात अच्छा होता है। तो निर्यात ज़्यादा होना चाहिए आयात के मुकाबले, लेकिन अपने देश में आयात ज़्यादा होता है, निर्यात बहुत कम होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा आयात निर्यात क्या है। तो इसलिए इस पर क्या कर, फिर अपने जो व्यापार थे उन पर थोड़ी सी बढ़ोतरी आई, थोड़ी सी उसमें स्टार्टिंग क्या, जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी उन्हीं को मतलब आयात करना जरूरी समझा। जैसे कि पेट्रोलियम है, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम तो हमारे भारत में होता नहीं है, तो बाहर से मंगाना पड़ता, तो उसका तो ज़रूरी ही है आयात करना। तो बस ऐसी जो ज़रूरत चीज़ जैसे मशीनरी, उर्वरक, इन पर ज़रूरत वाली चीज़ें थी उन पर आयात करना रखा बस उस पर, और बाकी का जो भी आया था उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उस पर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा ये वाले क्वेश्चन भी। ऐसे ही श्रम विभाजन वाला कर लीजिए, और वैश्वीकरण वाला ये है, ये देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आयात व्यापार, वही वाला जो मैंने बताया, दूसरे देश से मंगाओ, दूसरे राष्ट्र से चीज़ों को मंगाना। और निर्यात यानी अपने देश से, अपने राष्ट्र से बाहर विदेशों में चीज़ों को ले जाना, बेचना। तो निर्यात हेतु आयात ये भी लिखा है। निर्यात हेतु आयात मतलब जैसे कि अपने निर्यात करने के लिए अगर बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें अपने भारत में लाते हैं, उन्हें दूसरे देश में ले जाकर भी बेचते हैं, तो वो निर्यात हेतु आयात भी करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, और एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है, 2 नंबर का आएगा तो इतना ही काफ़ी है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो ये जो आगे दिए हैं बस इतना कर लीजिए। और एक ये वैश्वीकरण वाला के वैश्वीकरण, विदेशी व्यापार वाला, बस इतना कर लेंगे। कब देखो 3 मार्क्स में मतलब दो मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं कि विदेशी व्यापार के प्रकार बताइए, तो आपको कुछ नहीं, बस आयात व्यापार, निर्यात हेतु आयात, बस इतना लिख देना है। ठीक है, तो छोटा ही लिखना है, 2 नंबर का है तो इस वजह से। ठीक है, अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसी में मैं आपको एक चैप्टर और कंप्लीट करवा देती हूँ। देखिए इकोनॉमिक में एक ये चैप्टर है, अध्याय 23 है, मुद्रा और साख। तो जैसे कि मुद्रा और साख, तो मुद्रा क्या है पहले तो वो देख लीजिए। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा यानी जो पैसे होते हैं, आप रुपए कहते हैं ना वो। तो मुद्रा का मतलब ये है कि एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा हम कोई चीज़ें खरीद सकते हो, उसके द्वारा हम बेच भी सकते हो, कोई सेवा खरीद सकते हो। सेवा का मतलब होता है कि हमें बदले में कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन हाँ जैसे कि आप कोचिंग लेते हैं तो आपको बदले में ज्ञान तो मिल रहा है ना, पैसे देते हैं तो आप, तो ये सेवाएं होती हैं। जैसे आप और भी सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी कुछ लोग मेडिटेशन करने के लिए भी, जैसे मेडिटेशन होता है, योगा करने के लिए आप जिम करने जाते हैं, वहाँ पे भी तो ये सेवाएं मिलती हैं आपको और आप पैसा देते हैं। तो आप
ऐसी वस्तु जिससे आप सेवाएं वस्तुएं ये खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं, मतलब आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, तो वो मुद्रा कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मुद्रा क्या है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु को एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का जैसे लेना या देना। जैसे पहले क्या होता था, पहले मुद्रा नहीं थी, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग गेहूँ करते हैं और किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास धान है, मान लीजिए एक तौर पे, तो उसे धान चाहिए गेहूँ वाले को और धान वाले को गेहूँ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, तो वो एक्सचेंज कर लेते, बदल लेते थे, वो गेहूँ दे देते थोड़ा वो ना, और वो उनसे धान ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को फर्नीचर बनवाना है और उसके पास अनाज नहीं है, गेहूँ नहीं है, तो वो गेहूँ ले लेंगे, उसके लिए फर्नीचर बना के दे देंगे। तो ऐसे होता था वस्तु विनिमय पहले, लेकिन अब मुद्रा आ गई तो अब ये काम कौन करे, मुद्रा करने लगी है। तो देखिए 2 मार्क्स का आएगा बस, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जिसे मुद्रा के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। अब बैंक और गैर बैंक क्या होती है, देखिए तो ये लिखा ना, बैंक मध्यस्थ साख निर्माण करते वे जनता से जमाए लेकर निश्चित दर पर रिजर्व अनुपात रखते हुए बाकी धन उधार देते हैं, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साख का निर्माण नहीं करती, तो केवल तरलता का निर्माण होता है। तो ये तो इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो बस ये दूसरे स्रोत कौन है, एक वाला कर लीजिए, और फिर आप ये चेक वाला कर लीजिए। तो चेक वाला तो आप जानते होंगे कि चेक क्या होता है, जैसे कि एक कागज़ सा होता है, उस पर साइन होता है, जिसका चेक होता है, वो क्या होता है, किसी और को चेक दे सकता है, कोई और जाकर पैसे निकाल सकता है उसके द्वारा। तो ये तो भुगतान करने के लिए होता है। ठीक है, फिर आप कर लीजिएगा एक एटीएम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एटीएम तो आप जानते हैं ना, वो जो अब चल रहा है, क्या बोलते हैं, कार्ड सा होता है, और फिर आप जहाँ भी जाएँ, किसी भी वहाँ से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं आप। तो एक कार्ड की ज़रूरत रहती है बस, तो वो एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहे मान लीजिए आपसे 1 नंबर में, तो आप बता रहे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, इससे तो आप हर लोग वाकिफ़ हैं इससे, क्या है ये। ठीक है, जानते हैं। तो अभी ये औपचारिक और अनौपचारिक, ये थोड़ा देख लेना, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, वैसे उनमें से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर थोड़ा सा बताऊँ तो ये है कि औपचारिक मतलब वो होता है, जैसे कि आप बैंक वगैरह होते हैं, तो वहाँ आप जाकर कोई ऋण लेते हैं, तो वो बैंक के द्वारा होता है, तो वहाँ क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एक कर लिया जाता है, उस पे टैक्स लिया जाता है, आपसे ब्याज लिया जाता है। तो वो निश्चित होता है कि आपको इतने करने चाहिए, वो बैंक से मिलता है आपको लोन, तो वो औपचारिक होता है, क्योंकि सरकार चलवाती है ऐसी स्कीम। अब अनौपचारिक क्या होता है कि आपने ये देखा कि ठेकेदार होते हैं, कुछ साहूकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो आपको पैसा उधार देते हैं। तो ये पहले बहुत चलता था जब अंग्रेज़ थे, उस समय तो अंग्रेज़ थे ना, उस वक़्त क्या होता था, ऐसा पैसे दे देते और फिर वो जो मज़दूर होते बेचारे, तो वो उसमें उलझ जाते, पैसा नहीं चुका पाते, तो उन्हें मज़दूरी भी करनी पड़ती थी उनके, जहाँ वो गुलाम बन जाते थे पूरी तरह से, बंदिया मज़दूरी करते थे। और फिर क्या बोलते हैं, उनका कई शोषण होता था, क्योंकि इस वजह से होता था, क्योंकि वो इतना कर्ज़ दे देते, फिर ब्याज लगता उन पे, तो वो पटा ही नहीं पाते थे उस पर, तो वो उस चक्कर में फँस जाते थे, और उस पर ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा लेते, तो वो अनौपचारिक होता है जी, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह इन सब से पैसे लेना। लेकिन बैंक से क्या होता है, उसका जो ब्याज होता है वो भी कम होता है, और उससे लेने के लिए ये रहता है कि वो आपको ऐसा परेशान नहीं करेंगे कि जैसे ये लोग करते हैं। तो आपको क्या करना, औपचारिक जो डिसीजन है औपचारिक तौर पे, वो ऐसे ऋण लेना चाहिए। ठीक है, तो ऋण के बारे में बता दिया। और फिर एक क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसका ये सिंपल सा तरीका ये है कि आप ही जानते हैं कि जब आप भी खुद होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं लोगों को कर्ज देंगे ना जो आपके कर्ज वापस कर दें। तो कई बार क्या होता है कि बैंक लॉस में चली जाती है, पैसे नहीं चुका पाते लोग, तो इसलिए उसका कहते हैं दिवालिया निकल जाता है, तो वो यही कंडीशन आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें यही देखना है बस कि क्यों नहीं देना चाहती, मतलब तो यही रहता है कि वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, फिर इस वजह से वो देने से थोड़ा डरती भी है। तो इतना आपका हो जाएगा, बस ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें भी, और इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, बस इतना काफ़ी, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और देखिए वीडियो तो आप देख लेते बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके इस लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशनल होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है हमें एक ये सोचकर कि हाँ आगे और वीडियो लेकर आएँ। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा ये कि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाएगी इस पर, तो और पढ़ाने में मज़ा आएगा, फिर हम 12th वाले के लिए भी कुछ ना कुछ इस पर लेकर आएँगे। बाकी का आपने मेरा पढ़ाने का तरीका तो देखा ही है, और भी इसे इम्प्रूव कर लेंगे, कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू।